आज की वीडियो में चर्चा करेंगे मिड कैप सेगमेंट के 5 ऐसे म्यूचुअल फंड्स की जिसको मैंने अपने रिसर्च के बेसिस पे आउट ऑफ फॉर्म कैटेगरी में रखा हुआ है। और इसको क्लासिफाई करने के लिए हमने 3 मेजर पैरामीटर्स को यूज़ किया है। वो पैरामीटर्स हैं कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न, मतलब इसका रिटर्न के मामले में कंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट नहीं है। दूसरा है इसका वोलाटिलिटी, और तीसरा है इसका रिसेंसी स्कोर, यानी पिछले 2-3 वर्षों में रिटर्न के संबंध में क्या स्थिति थी। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्समैन चैनल। यदि इस वीडियो से आपको कोई नई जानकारी मिले या ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में यस लिखें। और यदि आपको लगे कि इस वीडियो में ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो पहले से आपको नहीं पता थी, या ये वीडियो ही आपको पसंद ना आया हो, कमेंट बॉक्स में नो लिखें। और यदि आपकी रुचि इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट टैक्सेशन और बैंकिंग में है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पर क्लिक करें ताकि मेरे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। तो मैं बात कर रहा था कि इस 5 फंड को जो आउट ऑफ फॉर्म के क्लास में शॉर्टलिस्ट किया है, इसके लिए हमने 3 पैरामीटर यूज किया है। पहला है कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न। इसमें हमने रोलिंग रिटर्न के बेसिस पे इसको देखा है और कंपेयर किया है कि इनका एवरेज के कंपैरिजन में इनका क्या स्कोर था ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स। चर्चा आगे करेंगे। दूसरा है वोलेटिलिटी स्कोर, जिसमें हमने स्टैंडर्ड डेविएशन को कंसिडर किया है और देखा है कि जितने मिड कैप सेगमेंट्स में म्यूचुअल फंड्स हैं, उस फंड में से स्टैंडर्ड डेविएशन के हिसाब से ये किस रैंक में आ रहा था। और तीसरे में किया है हमने पिछले 2.5 साल का, यानी 2024, 2025 और 2026, 2024 और 25 का जनवरी से लेकर दिसंबर तक का एनुअल रिटर्न, और 2026 में जनवरी से लेकर 24 जून 2026 तक के रिटर्न को कंपेयर किया है हमने एक दूसरे से और देखा है कि रैंक के लिहाज से ये किस रैंक पे था। और इन तीनों के बेसिस पे हमने इन 5 फंड को शॉर्टलिस्ट किया है। और वो 5 फंड हैं आदित्य बिरला के मिड कैप फंड, एलआईसी का मिड कैप फंड, पीजीआईएम का मिड कैप, टॉरस का मिड कैप और यूटीआई का मिड कैप। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न के बारे में इसकी क्या स्थिति थी। तो जैसा मैंने बताया कि कंसिस्टेंसी के लिए हमने रोलिंग रिटर्न को चूज किया है और 3 वर्षों का रोलिंग रिटर्न हमने देखा है। और 3 वर्ष के रोलिंग रिटर्न में 2 पोर्शंस हैं। एक है रिटर्न स्टैटिस्टिक्स, यानी उसका एवरेज क्या थी, और दूसरा है रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन, यानी उसका 15 से 20% और मोर देन 20% कितने परसेंट टाइम्स इन फंड ने रिटर्न दिया, और इसको कंपेयर करेंगे उसके एवरेज के रिटर्न से। तो सबसे पहले बात करते हैं रिटर्न स्टैटिस्टिक्स में। एवरेज रिटर्न 3 वर्ष के रोलिंग रिटर्न के बेसिस पर एबीएसएल का 19.13 था, एलआईसी का 19.59 था, पीजीआईएम का 13.68 था, टॉरस का 17.22 था, यूटीआई का 17.10 था, और कैटेगरी का जो एवरेज था 3 वर्ष के रोलिंग रिटर्न के बेसिस पे वो 20.59%। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न था, उतना रिटर्न भी इन 5 फंड्स का रिटर्न नहीं आ सका। यदि एवरेज के रोलिंग रिटर्न के बेसिस पे बातें करें तो ये रोलिंग रिटर्न में फिर बार बार कर रहा हूँ, ये 3 इयर्स का है। दूसरा पोर्शन है रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कितने परसेंट टाइम्स इन फंड ने 15 से 20% के बीच में रिटर्न दिया और मोर देन 20% रिटर्न दिया। तो सबसे पहले देखते हैं कि 15 से 20% रिटर्न कितने परसेंट टाइम्स ने दिया है। तो एबीएसएल ने दिया है 51.38%, यानी 100 में से 51 बार इन्होंने 15 से 20% का रिटर्न दिया है। एलआईसी में दिया है 60.72%, पीजीआईएम ने दिया है 23.35%, टॉरस ने दिया है 52.65% और यूटीआई ने दिया है 62.85%। और मिड कैप सेगमेंट का जो कैटेगरी का जो 15 से 20% रिटर्न देने का टाइम्स था वो था 39.7 टाइम्स। यदि इसको कंपेयर करें कैटेगरी एवरेज से, तो कैटेगरी एवरेज ने 39.7 टाइम्स जो रिटर्न दिया है 3 वर्ष के रोलिंग रिटर्न के बेसिस पे, वो 15 से 20% के बीच दिया है। जबकि सबसे अधिक इन 5 फंड में से यूटीआई ने 62.85% दिया है। तो आदित्य बिरला ने 20% से अधिक 39.07 टाइम्स दिया है, एलआईसी में 37.37 टाइम्स दिया है, पीजीआईएम ने 0.21 टाइम्स दिया है, टॉरस ने 21.87% टाइम दिया है और यूटीआई ने 17.41% टाइम दिया है। जबकि एवरेज जो इनका था वो 59.66% टाइम्स दिया था, मोर देन 20%। इसको सीधे साफ शब्दों में कहें कि आप ये देख लें कि
कैटेगरी एवरेज जो था करीब 60% के आसपास, यानी 60% टाइम्स, 100 में से 60 बार इन्होंने 20% से ऊपर का रिटर्न दिया है, और करीब 40% टाइम्स जो दिया है 15 से 20% का दिया है। इसका मतलब 15% से जो नीचे होगा वो 1% से शायद कम परसेंट टाइम्स ही दिया हो। तो यहाँ हम ये देखते हैं कैटेगरी एवरेज 60% टाइम्स 20% से अधिक का रिटर्न दिया है, जबकि इन फंड्स का जो मोर देन 20% टाइम्स था वो सबसे अधिक इन पांचों फंड में 39.07% टाइम है। इसका मतलब यदि आप केवल एबीएसएल की बातें करें कि एबीएसएल ने 20% से अधिक केवल 39% टाइम दिया है, इसका मतलब कि 61% टाइम्स जो इन्होंने रिटर्न दिया है वो 20% से कम दिया है। हो सकता है 15 से 20 के बीच में हो या 15 से कम हो। इसको हमने हर क्लास को यहाँ हमने नहीं दिखाया, इसलिए कि ये करते तो काफ़ी लंबा हो जाता और समझने में कन्फ्यूजन होता। तो इस हिसाब से देखते हैं कि चूंकि मिड कैप सेगमेंट में है और वहाँ देखा है कि 60% टाइम्स जो है 20% अधिक रिटर्न दे रहा है, और ये पांचों ही फंड सबसे अधिक 39% और सबसे कम जो इन पांचों फंड में दिया है पीजीआईएम ने 0.21% टाइम्स ही 20% से अधिक रिटर्न दिया है, यानी करीब 99.8% टाइम पीजीआईएम मिड कैप का 20% से कम का रिटर्न दिया है। यदि हम बात करें 3 साल के रोलिंग रिटर्न के बेसिस पर, तो इस हिसाब से लगता है कि ये पांचों ही फंड कंसेंसस स्कोर में एवरेज से भी कम का रिटर्न दे रहे हैं, यदि 20% से अधिक की बातें करें तो। अब बात करते हैं वोलेटिलिटी स्कोर की, या वोलेटिलिटी के बेसिस पे। हमने बताया था कि स्टैंडर्ड डेविएशन के बेसिस पे हमने इन 5 फंड को शॉर्टलिस्ट किया है। तो इन पांचों फंड का देखें कि एबीएसएल का 18.16 स्टैंडर्ड डेविएशन है। एक चीज़ और जान लें कि स्टैंडर्ड डेविएशन जिस फंड्स का जितना अधिक वो उतना वोलेटाइल, इसका मतलब जिस फंड्स का स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम वो फंड उतना ही अच्छा वोलेटिलिटी के लिहाज से। एबीएसएल का स्टैंडर्ड डेविएशन 18.16 है, और मिड कैप सेगमेंट में आज के दिन में करीब 28 फंड है जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकला हुआ है, और वो 28 में से इनका रैंक 17वां है, 17 रैंक है इनका। एलआईसी का 19.08 स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये 28 में से 23वें पादान पे हैं। पीजीआईएम 16.25 ये अच्छे पोजीशन में है, टोटल 28 में से ये 5वें पादान पे हैं। इसका मतलब कि केवल 4 ही फंड हैं जिनका स्टैंडर्ड डेविएशन पीजीआईएम से बेहतर है। तो यहाँ पीजीआईएम का स्टैंडर्ड डेविएशन बेहतर दिख रहा है, टॉरस का स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट नहीं हो सका है, और यूटीआई का 17.65 था जो 28 में से ये 13 पोजीशन पे हैं। तो इस हिसाब से देखते हैं कि पीजीआईएम को छोड़ के बाकी सारे फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन जो है कैटेगरी के लिहाज से फंड की स्थिति काफ़ी बेहतर नहीं दिख रही है। और इसके पहले और बता दूं कि मैंने इन तीनों स्कोर के बेसिस पे ही फाइनल डिसीजन लिया है। तो तीसरा है रिसेंसी स्कोर, यानी रिसेंटली इनका रिटर्न क्या था। जैसे मैंने बताया था कि वर्ष 2024, 2025 और 2026 के एनुअल रिटर्न के बेसिस पे हमने इसको शॉर्टलिस्ट किया है। और यदि एबीएसएल की बातें करें 2024 में तो इनका 21.99% था, और टोटल फंड 2024 में मिड कैप सेगमेंट्स में 29 थे, 29 में से ये 24वें पोजीशन पे था। इसका मतलब कि 29 में से 23 फंड का परफॉर्मेंस 2024 में एबीएसएल से बेहतर था। एलआईसी 29.06 29 में से 14वें पादान 14th पोजीशन पे था। पीजीआईएम 20.96 ये 25th पोजीशन पे। टॉरस का 11.32 ये लास्ट पोजीशन पे था यदि 2024 के एनुअल रिटर्न के बेसिस की बातें करें तो। यूटीआई 23.28 ये 21st पोजीशन पे था। अब बात करते हैं 2025 के एनुअल रिटर्न के बेसिस पे। यहाँ भी 2025 में भी मिड कैप सेगमेंट में 29 फंड्स थे, और एबीएसएल का 4.36% रिटर्न था 2025 में, और ये 29 में से 8वें पोजीशन पे था। यानी केवल 7 ही फंड थे जिनका रिटर्न एबीएसएल से बेहतर था यदि एनुअल रिटर्न 2025 की बातें करें तो। एलआईसी का -1.25% ये 29 में से 24th पोजीशन पे था। पीजीआईएम -0.02% ये 29 में से 22 पोजीशन पे था। टॉरस 0.77% का रिटर्न ये 29 में से 20th पोजीशन पे था, और यूटीआई -0.15% इनका 29th में से 23rd पोजीशन पे था। और 2026 यानी 1 जनवरी 2026 से लेकर 24 जून 2026 के रिटर्न के बारे में नहीं चर्चा करें। रिटर्न मीन्स ये ट्रेली रिटर्न की बातें कर रहे हैं। तो एबीएसएल का 4.1 यहाँ 2026 में टोटल 31 फंड थे, और 31 फंड में से एबीएसएल का पोजीशन 17 था। एलआईसी 3.88 ये 18th पोजीशन पे था।
PGIM 1.71%, ये 25th पोजीशन पे था आउट ऑफ 31। टॉरस -0.83 यानी नेगेटिव रिटर्न था, ये 29th पोजीशन पे था। और UTI 1.67%, ये आउट 31, ये 26th पोजीशन पे था। यदि किसी इंडिविजुअल पैरामीटर को देखें, जैसे कि PGIM का स्टैंडर्ड डेविएशन यानी वोलेटिलिटी स्कोर यदि देखते हैं, तो हम देखते हैं कि 28 में से ये 5th पोजीशन पे था, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन PGIM से बेहतर केवल 4 ही फंड का था। इंडिविजुअल देखेंगे तो आपको लगेगा कन्फ्यूजन। मैंने इन तीनों के बेसिस पर इन 5 फंड्स को, मिड कैप सेगमेंट के इन 5 फंड्स को आउट ऑफ फॉर्म डिक्लेयर किया है। और जब भी फंड्स आउट ऑफ फॉर्म हो तो मेरे विचार से इससे इमीडिएटली एग्जिट कर लेना चाहिए। लेकिन निर्णय लेने के पहले, जैसे एग्जिट करना है या 2-3-4 महीने और इसको रिव्यू करना है, ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल के परसेप्शन पे। हालांकि मेरे परसेप्शन के हिसाब से, चूंकि रिसेंसी स्कोर में देख लिया कि स्थिति काफ़ी ख़राब थी, तो इसमें से एग्जिट हो जाना चाहिए। लेकिन यदि आपको लगता है कि इमीडिएट डिसीजन लेना बहुत बेहतर नहीं होगा, तो हो सकता है 2-3-4 महीने आप इसको रिव्यू कर लें और उसके बाद निर्णय लें कि इससे एग्जिट करना या एग्जिट नहीं करना है। लेकिन मेरे विचार से इमीडिएटली इससे एग्जिट करना ही बेहतर होगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो क्लोज करने के पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं कोई म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट नहीं हूँ, नहीं मेरे पास MFI का कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है, नहीं मैंने सेबी का कोई एग्जाम पास किए हैं, नहीं मैं म्यूचुअल फंड में कोई एडवाइस किया करता, नहीं मेरे ऑफलाइन या ऑनलाइन म्यूचुअल फंड या इन्वेस्टमेंट पे क्लासेस चला करते हैं, ना ही मेरा कोई वेबसाइट है। ओपन डोमेन में जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पे मैं आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूँ। ये मेरे विचार थे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की बातें हैं तो जरूरी नहीं कि आप मेरे विचार से सहमत हों। यदि आप मेरे विचार से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में एग्रीड लिखें, और यदि आप मेरे विचारों से सहमत नहीं हैं तो कमेंट बॉक्स में नॉट एग्रीड लिखें। लेकिन नॉट एग्रीड लिखने के साथ साथ जस्टिफाई जरूर करें। थैंक यू।